नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। अरस्तु हैं, उनको राजनीति विज्ञान का जनक भी कहते हैं। अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक। हम जानते हैं कि जो राजनीति विज्ञान की जो शुरुआत हुई वो सबसे पहले यूनान में हुई, और यूनान के दो प्रसिद्ध विद्वान हैं प्लेटो और अरस्तु। उससे पहले सुकरात भी रहे हैं। उन्होंने ज्ञान ही सद्गुण के रूप में महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। सुकरात के शिष्य प्लेटो थे और प्लेटो के शिष्य अरस्तु। तो प्लेटो ने भी राजनीति विज्ञान पर कई सिद्धांत दिए, अरस्तु ने भी राजनीति विज्ञान पर कई सिद्धांत दिए हैं। फिर भी हम प्लेटो को राजनीति विज्ञान का पिता नहीं कहते हैं और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो हमें इस बात को भी समझना जरूरी है कि क्यों हम प्लेटो को राजनीति विज्ञान का पिता नहीं कहते हैं और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। प्लेटो ने राजनीति के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। आदर्श राज्य का सिद्धांत है उनका, दार्शनिक राजा का सिद्धांत है, साम्यवाद का सिद्धांत है, शिक्षा पर उनके विचार हैं। लेकिन हम जब प्लेटो के विचारों को संपूर्णता में देखने की कोशिश करते हैं, प्लेटो के सारे विचारों को देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि प्लेटो के विचार सभी आपस में मिले हुए हैं। चाहे उनके राजनीति विज्ञान पर विषय हो, राजनीति विज्ञान पर उनके विचार हो, चाहे मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जिसे बोलते हैं, उन पर उनके विचार हैं, फिलोसॉफी पर, दर्शन पर जो उनके विचार हैं, अर्थशास्त्र पर, समाजशास्त्र पर, ये जो उनके जो विचार हैं वो सभी आपस में गुथे हुए हैं, मिले हुए हैं। उनको अलग करना संभव नहीं है। इसीलिए प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। उनके राजनीति संबंधी विचार है, उनमें कहीं की दर्शन का समावेश है। दर्शन संबंधी विचार उनके मिले हुए हैं। उनके आचार शास्त्र, दर्शन शास्त्र, साहित्य, ज्योतिष शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र सभी आपस में मिले हुए हैं, गुथे हुए हैं। इसीलिए वहां राजनीति विज्ञान का स्वतंत्र अस्तित्व नजर नहीं आता। राजनीति विज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में हमें प्लेटो के विचारों में नजर नहीं आ रहा। लेकिन यह बात हमें अरस्तु के विचारों में नजर आती है। अरस्तु ने जब राजनीति विज्ञान पर जब अरस्तु बात करते हैं तो उनका सारा कंसंट्रेशन राजनीति विज्ञान पर ही होता है। उन्होंने राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांत दिए वो वैज्ञानिक हैं, कई उनमें से वैज्ञानिक हैं, यथार्थवादी हैं, तथ्यपरक हैं, अनुभववादी हैं। तो इस प्रकार अरस्तु ने अपने राजनीति विज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया और राजनीति विज्ञान के स्पष्ट और वैज्ञानिक कई सिद्धांत दिए। यही कारण है कि हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। प्लेटो को राजनीति दर्शन का पिता कहा जाता है और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसको डिटेल से इस पर बात करते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को कई देन दी हैं। सबसे पहली बात यह है कि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है, मास्टर साइंस, पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान को उन्होंने क्या कहा है? मास्टर साइंस, सर्वोच्च विज्ञान, मास्टर साइंस, सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी उन्होंने। इसके अलावा राजनीति विज्ञान के लिए उनकी कई देन रही हैं। जैसे हम बात करें तो सबसे पहले कानून का शासन होना चाहिए राज्य में। सबसे पहले कौन कहता है? अरस्तु ने बहुत बताया इस बात को। राज्य का स्वरूप,
मैंने अरस्तु के जो राज्य संबंधी विचार हैं उन पर अपना एक वीडियो डाला भी हुआ है। जब हम उनके राज्य संबंधी विचारों को देखते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने राज्य का जो बताया है कि राज्य किस तरीके से अवतरित हुआ, राज्य का विकास किस तरीके से हुआ, उनका वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करते हैं। वो कहते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। सबसे पहले मनुष्य इस धरती पर आया, मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए परिवार बनाया, परिवार से समाज बना और समाज से राज्य बन गया। तो राज्य मनुष्य की सुरक्षा के लिए तो आया, लेकिन फिर जब राज्य ने मनुष्य के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जब कई काम अपने हाथ में ले लिए, तो राज्य फिर हमेशा के लिए बना रह गया। राज्य का अस्तित्व बना हुआ है, क्यों? क्योंकि वो मनुष्य की कई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मनुष्य के व्यक्तित्व का जो विकास है वो राज्य में रहकर ही संभव है। अरस्तु बोलते हैं कि जो मनुष्य समाज या राज्य में नहीं रह सकता वो पशु हो सकता है या देवता। तो ये राज्य संबंधी जो विचार हैं उसके, ये पूरी तरह से वैज्ञानिकवादी हैं, तथ्यपरक हैं, तर्क पर आधारित हैं, और ये उनकी बहुत बड़ी देन है। कानून का शासन, राज्य में कानून का शासन होना चाहिए। हम जब प्लेटो के विचारों को देखते हैं तो प्लेटो ने अपनी जो पहली जो महत्वपूर्ण जो पुस्तक थी उनकी रिपब्लिक, उसमें वो दार्शनिक राजा के शासन की बात करते हैं। यहां पर उनके कुछ विचार कल्पनावादी हैं, लेकिन जो उनकी अंतिम पुस्तक है लॉज प्लेटो, उसमें वो कानून के शासन की बात करते हैं। तो लेकिन जब हम अरस्तु के विचारों को देखते हैं तो अरस्तु सबसे पहले ही कहते हैं कि राज्य में कानून का शासन होना चाहिए। तो इवेस्टीन एक बहुत प्रसिद्ध विचारक हैं, वो कहते हैं कि कहीं न कहीं अरस्तु प्लेटो से प्रभावित है। कई विचारकों ने कहा है कि जो प्लेटो ने जो लॉज में जो कानून के शासन की बात कही है, अरस्तु उसी बात को दोहराते हैं। इसी कारण अरस्तु सबसे बड़े प्लेटोवादी भी हैं। तो प्लेटो ने जिस पुस्तक लॉज में कानून के शासन की बात कही है, अरस्तु शुरुआत में ही सबसे पहले कानून के शासन की बात करते हैं स्पष्ट रूप से। तो ये उनकी राजनीति विज्ञान का बहुत बड़ी देन है। फिर हम बात करते हैं संवैधानिक शासन, संविधानवाद। संविधानवाद, संविधानवाद या ऐसे बोल देते हैं सीमित शासन। अरस्तु ने बहुत अच्छा विचार दिया है। अरस्तु कहते हैं कि कोई भी सरकार हो वो सीमित शासन की कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, सीमित शासन की कॉन्सेप्ट पर वो आधारित होनी चाहिए। वो जनता के हितों के आधार पर वो संचालित होनी चाहिए। उसकी जो शक्ति है वो अमर्यादित नहीं होनी चाहिए, उसकी शक्तियां सीमित होनी चाहिए। वो देश के जो लोकतांत्रिक संविधान हैं उनके अनुसार उसका शासन चलना चाहिए। इसे बोलते हैं संविधानवाद। अर्थात जो शासन की शक्ति है वो अमर्यादित, असीमित नहीं होनी चाहिए। जो संप्रभुता की जो शक्ति है वो जनता में निहित होनी चाहिए, और वो शासन जनता के कल्याण के आधार पर, जनता के हितों को देखते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलाया जाना चाहिए। और शासन की जो शक्ति है वो असीमित न होकर वो सीमित शासन के सिद्धांत पर, संविधानवाद के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। तो अरस्तु की ये राजनीति विज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण देन है। इसी पर वो कहते हैं कि संवैधानिक सरकार का गठन होना चाहिए। संवैधानिक सरकार, संविधानवाद के आधार पर जो सरकार गठित हो, कैसी होनी चाहिए? संवैधानिक। संविधान जो लोकतांत्रिक जो संविधान है उनके नियमों के अनुसार वो सरकार संचालित होनी चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा और हम देख लेते हैं कौन कौन से बिंदु हैं। हम जानते हैं कि आधुनिक समय में सरकार के 3 अंग माने गए हैं, 3 भागों में सरकार विभाजित है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका वर्तमान में यही माने जाते हैं। तो सरकार के 3 अंग होने चाहिए। सबसे पहले ये बात अरस्तु ने ही बताई थी कि सरकार
की जो शक्ति है, शासन की जो शक्ति है, किसी एक अंग के पास नहीं होनी चाहिए। यदि एक अंग के पास सारी शक्तियां होंगी, कार्यपालिका की शक्ति होगी, व्यवस्थापिका की शक्ति और न्यायपालिका की शक्ति यदि एक व्यक्ति समूह के पास होगी तो क्या होगा, वो निरंकुशता, अत्याचार को बढ़ावा मिलेगा, शासक निरंकुश हो सकता है। इसीलिए कार्यपालिका की शक्ति अलग हाथों में होनी चाहिए, व्यवस्थापिका की शक्ति अलग हाथों में होनी चाहिए, न्यायपालिका की शक्ति अलग हाथों में होनी चाहिए। तो इस प्रकार सरकार के 3 अंग होने चाहिए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के रूप में। नाम उन्होंने अलग अलग बताए हैं, लेकिन सरकार का 3 भागों में जो विभाजन है वो सबसे पहले अरस्तु बताते हैं, और ये भी राजनीति विज्ञान को उनकी महत्वपूर्ण देन है। उनके द्वारा जो राज्य या सरकार या जो संविधान का जो उनके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया वो भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण देन है। वो बताते हैं कि जो संविधान या राज्य या सरकार का जो वर्गीकरण है वो उन 3 आधार पर करते हैं। संविधान के वर्गीकरण पर भी मैं अपनी वीडियो डाल चुका हूं, और सबसे बड़ी बात है कि वो राज्य या सरकार संविधान को एक ही मानते हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही राजा बदल जाता है, शासक बदल जाता है, तो जो नया शासक आएगा वो अपने अनुसार नियम बनाएगा, अपने अनुसार वो सरकार चलाएगा, अपने अनुसार वो संविधान का गठन करेगा। इसीलिए अरस्तु के अनुसार राज्य, सरकार और संविधान एक ही है, लेकिन वर्तमान समय में तीनों अलग अलग है, लेकिन अरस्तु तीनों को एक ही अर्थ में ग्रहण करता है। और संविधान का 6 रूपी वर्गीकरण भी दिया है। इस आधार यह है कि शासकों की संख्या और उनका उद्देश्य। यदि शासक की संख्या 1 है और वो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा तो निरंकुश तंत्र है। जनता के लिए काम करने वाला यदि एक शासक है तो उसे राजतंत्र बोलेंगे। शासकों की संख्या कुछ है और वो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रही है तो उसे वर्गतंत्र कहा जाएगा। शासकों की संख्या कुछ है और वो जनता के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं तो उसे कुलीन तंत्र कहा जाएगा। शासकों की संख्या ज्यादा है, अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं तो उसे लोकतंत्र या भीड़तंत्र कहेंगे। अरस्तु भीड़तंत्र या लोकतंत्र को अच्छा शासन नहीं मानता है। और यदि शासकों की संख्या बहुत ज्यादा है और वो जनता के लिए काम करते हैं तो उसे संवैधानिक तंत्र कहेंगे। उसमें वो कहता है कि संवैधानिक तंत्र में कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का यदि मिश्रण कर दिया जाए तो वो शासन सबसे अच्छा है। शासकों की संख्या कुछ गिनी चुनी हो और वो लोकतंत्र अर्थात जनता के हितों को देखते हुए शासन चलाए तो सर्वश्रेष्ठ शासन होता है। तो संविधान का जो 6 रूपी जो वर्गीकरण दिया है उसके बाद कई विचारकों ने उनके इस संविधान को आधार मानते हुए, इन विचारों को आधार मानते हुए अपने संविधान रूपी वर्गीकरण अन्य विचारकों ने भी दिया। इसीलिए ये भी राजनीति विज्ञान को उनकी बहुत महत्वपूर्ण देन है।